क्या हम देख रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स शेप की होती है, हम इसको अच्छा और डिज़ाइनर शेप भी प्रोवाइड करते हैं। इसका इंटरेक्ट डिज़ाइन होता है और कलर होता है, और इसकी सरफेस भी कैसी होती है, फिनिश रहती है। तो ये एक कैसा विजुअल प्रोवाइड करती है हमको, प्लीजेंट, मतलब अच्छा विजुअल प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप की मैसोनरी वॉल मतलब लुक वाइज या एस्थेटिक व्यू के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है। The raw material of these bricks do not contain any soluble salt. इसके जो कच्चा मटेरियल है या कच्चा माल है, इसमें किसी भी प्रकार का सोल्यूबल सॉल्ट नहीं है। घुलनशील अवस्था में हमारा सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें कोई भी इफ्लोरेसेंस इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, हमारी ईंटों में जो हमारी मिट्टी की ईंट बनी रहती है उसमें क्या होता है, सब वाइट पैचेस बनते हैं, मतलब इफ्लोरेसेंस के प्रॉब्लम आती है। कल मैंने एक ग्रुप पे फ़ोटो भेजा था और आपको क्लास में भी दिखाया था। वाइट कलर की ब्रिक थी, थोड़ी सी धब्बे धब्बे वाली। ठीक है, 3rd क्लास ब्रिक देखा था ना क्लास में। हाँ। तो उसमें पानी के कारण, मतलब उसमें हमारी मिट्टी में क्या रहते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट रहते हैं। मतलब हमारी मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहती है, तो वो पानी से रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, सफ़ेद धब्बे कर देते हैं। मतलब उससे पता पड़ता है कि इफ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्ट के कारण में धब्बे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, हमारे कच्चे मटेरियल में किसी भी प्रकार के घुलनशील मात्रा में लवण नहीं पाए जाते, इस कारण से इसमें इफ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दीज ब्रिक आर हार्ड स्ट्रॉन्ग विद द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अबाउट 10 न्यूटन पर mm²। ये बोल रहे हैं कि ये हमारी ये ब्रिक हार्ड भी रहती है, स्ट्रॉन्ग भी रहती है, विथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी रहती है, 10 न्यूटन 1 mm² एरिया पे। It is possible to have multi-story building with the load-bearing wall by using these bricks. इन ईंटों का उपयोग हम लोड बियरिंग वॉल बनाने में भी उपयोग कर सकते। कौन सी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू सिस्मिक फोर्स, ये कैसी रहती है, हमारे सिस्मिक फोर्स को रेजिस्ट करने में लाभदायक रहती है। सिस्मिक फोर्स मतलब, सिस्मिक फोर्स समझ रहे हो। नहीं मैडम। अर्थक्वेक आता है आपको। नहीं। अर्थक्वेक हाँ। एक प्रकार का फोर्स क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हम सिस्मिक फोर्स। ठीक है, अर्थक्वेक आता है, हमको पता थोड़ी कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वो तो बस मूवमेंट होता जाता है। तो हम हमारे पास डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन नहीं रहता है, मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं रहता है। तो हम उसको काय में तोड़ते हैं, एक तो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। साइन कॉस पढ़ा था आपने, साइन थीटा कॉस थीटा को तोड़ते हैं। हाँ मैडम। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने मैकेनिक्स में। अगर फोर्स मैथ्स हमारा, में पढ़ा था मैम। हाँ पढ़ा होगा। अगर फोर्स हमारा कुछ थीटा बना के जाता है तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है और ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। तो ये अगर थीटा एंगल से जा रहा है तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, साइन होता है कॉस होता है। साइन। कॉस होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड। अगर ये एफ फोर्स से जा रहा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ फोर्स से जा रहा है तो ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही मैडम। रहता ना ये। तो जो सीस्मिक फोर्स रहता है, जो हमारा अर्थक्वेक आता है, तो उसका हमको डायरेक्शन नहीं पता रहता है। चाहे देखो, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, ये थीटा ऐसे भी जा सकता है, मतलब फोर्स ऐसे भी लग सकता है और फोर्स ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर ये हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा एंगल से, और ये आ जाता है हमारा एफ साइन थीटा। ठीक है, जो भी थीटा होगा, और ये हो जाता है हमारा एफ कॉस थीटा। और इसके केस में
ये हो जाता है हमारा थीटा एंगल से अगर गया तो ये हो जाता है एफ कॉस थीटा और ये हो जाता है एफ साइन थीटा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोई सी भी हो, कंपोनेंट दो कंपोनेंट में हम तोड़ लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। अगर हमारा अर्थक्वेक लगेगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा हमको पता नहीं, मगर हम उसको तोड़ करके किसमें, दो डायरेक्शन में हम उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो जो सीस्मिक फोर्स आता है ये किस कारण से आता है, हमारा अर्थक्वेक जब आता है तो उस हिसाब से हमको इस तरह के लोड आते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम सीस्मिक फोर्स। तो अगर सीस्मिक फोर्स वाले रीजन में हमने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है तो उसकी लोड बियरिंग वॉल अगर बनानी है हमको, तो हम इन प्रकार की ईंटों का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी, सैंड लाइम ब्रिक का। ठीक है, इफ इन केस if any can also be met by providing suitable reinforcement। अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब सरिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं, These brick are uniform in color and texture। इसकी बनावट और फील जो होता है, जो छूने पर से पता पड़ता है, वो एक जैसा होता है। कलर तो हम पिगमेंट ऐड करते हैं उसके कारण से हमको कलर मिलता है, और टेक्सचर क्योंकि सैंड हमारी एक ही प्रकार की होती है, मतलब हम एक ही वेल ग्रेडेड वाली सैंड यूज़ करते हैं, तो इसके कारण से हमको पूरा टेक्सचर भी स्मूथ ही मिलता है। ठीक है, These brick can be prepared where clay is scarce। In other words, the adoption of these bricks relieves pressure on the agriculture land। क्या बोल रहे हैं, अगर हमको क्ले का या फिर हमारी एग्रीकल्चर लैंड का उत्खनन नहीं करना, इरोजन नहीं करना है, तो हमारी ये ईंट कैसी है, लाभदायक है, क्योंकि हम इसको सैंड की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड की क्ले हमको नहीं लगेगी। ठीक है, These bricks have accurate size, shape and straight edge and true right angular faces। क्या बोल रहे हैं, ये वाली ईंट जो हमको मिलेगी ये एक्यूरेट साइज की होगी, मतलब एकदम करेक्ट हमारी साइज की होगी, इसका शेप भी प्रॉपर बना होगा, और इसकी जो एज रहेगी, मतलब कोने और पूरे हमारे फेसेस वो कैसे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, और ये कौन से, एक सही राइट एंगल फेस को फॉलो करेगी, मतलब जो आयतकार प्रॉपर रहता है वैसे ही आयतकार के फॉर्म में ये दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज ब्रिक हैव बेटर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी, मतलब पानी को दूर करने की, रिपेलेंट करने की। इस ईंट में हमारी कैसी प्रॉपर्टी होती है, वाटर को रिपेलेंट करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। एंड नॉइज़ रिडक्शन, इसमें क्या होता है, हमारा नॉइज़ का रिडक्शन होता है, नॉइज़ हमारी प्रॉपर इसमें कैप्चर नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर हमारी नॉइज़ को रोकना है, साउंड इंसुलेशन का काम करना है, तो ये वाली ईंट बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है। ठीक है, वाटर रिपेलेंट होती है, पानी को दूर करती है, मतलब जैसे मैग्नेट के दो सेम साइड, चुंबक के दो एक जैसी दिशाओं को ज्वाइंट करते हैं तो कैसे रिपेलेंट करते हैं, ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को रिपेलेंट करते हैं। ठीक है, दे ग्रांट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, कैसे करती है, इसमें ऑल्सो हमारी जो फायर से प्रोटेक्शन है वो फॉलो होता है। ठीक है, फायर से ये वाली ईंटें हमको बचाती है। These brick possesses white color with smooth finish। ये ब्रिक कैसी होती है, वाइट कलर में भी होती है और स्मूथ फिनिशिंग की होती है, एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ सोलर हीट ऑन एक्सपोज्ड वॉल। देखो क्या होता है,
सबसे ज़्यादा हम ब्लैक कलर क्या होता है, ज़्यादा गर्माता है। क्यों? क्योंकि ये जो वेवलेंथ होती है इसकी जो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये क्या करता है, हमारे सोलर हीट को एब्जॉर्ब करता है। वहीं हम देखते हैं अगर वाइट कलर की ईंट या वाइट कलर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो कैसा होता है, हमारी हीट को रिपेल करता है। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है खुद हीटअप नहीं होता है। मतलब ऐसी सीधी सी बात ये होती है कि हम गर्मियों के दिनों में वाइट कलर पहनते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी सनरेज थोड़ी कुछ हद तक रिपेल होती है। और ब्लैक कलर अगर पहनते हैं तो वो क्या करती है, हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कांटेक्ट में अपने कांटेक्ट में लेती है और हीटअप होती है। ठीक है। These brick present in clean appearance and hence plastering may be avoided. ये कैसी दिखती है, हमको क्लीन अपीयरेंस में दिखती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हमको प्लास्टर करना है तो भी ठीक है, और प्लास्टर को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब प्लास्टर को हम रोक भी सकते हैं। ठीक है। द यूज ऑफ colored sand lime bricks offers permanent finish to the walls without extra cost. ये कैसी होती है, हमारी सैंड लाइम ब्रिक हमारी ऑफर करती है परमानेंट फिनिश को, मतलब इसमें परमानेंट हमारी फिनिशिंग ऑलरेडी रहती है और ये हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचाती है। मतलब किसी भी तरह का हमको इसमें एक्स्ट्रा फिनिशिंग नहीं करनी होगी, एक्स्ट्रा कलर प्रोवाइड नहीं होगा, और ये अपने आप में ही ये पूरी फुली प्लीजेंट रहती है। द वेस्टेज ऑफ कैल्शियम सिलिकेट प्रोडक्ट इज़ लेस। इस वाली ईंट में क्या होता है, हमारे जो कैल्शियम सिलिकेट के प्रोडक्ट होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं, से विद इन 1% सो ऑन। मतलब हमारे जो कैल्शियम सिलिकेट के प्रोडक्ट होते हैं ये लेस अमाउंट में होता है, और कितने हो सकते हैं, विद इन हमारी 1% के अंदर। मतलब ये सारे हमारे एडवांटेज है जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिए हुए हैं। कौन सी ब्रिक के, हमारी सैंड लाइम ब्रिक के। अब इसके एडवांटेज हमारे क्या क्या हैं, सॉरी डिसएडवांटेज हमारे क्या क्या हैं, हमारे इसके नकारात्मक चीज़ें क्या क्या है, या फिर इसके नुकसान, या इसके जो वैसी है कि जो हमारे एक फ़ायदे होते हैं, नुकसान इसके क्या क्या हैं। ये भी बोल रहे हैं मैडम आपको? हाँ गुड़िया दीदी, डिसएडवांटेज, हमारे सैंड लाइम ब्रिक के डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है। किन कारणों से हम इसको अगर इग्नोर करते हैं, तो ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से डिसएडवांटेज है जिससे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। दीज ब्रिक आर नॉट सूटेबल फॉर फर्नेस ब्रिक वर्क। अगर हम भट्टे में इन ब्रिक का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। भट्टों में इन ब्रिक वर्क का काम सुटेबल नहीं है, बिकॉज दे विल डिसइंटीग्रेट। क्या होगा, एक्स्ट्रा जब हमारा टेम्परेचर रहेगा तो ये ईट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, मतलब इनके जो पार्ट्स है या मॉलिक्यूल है वो बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इफ़ एक्सपोज टू हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर हमने इसको ज़्यादा हीट में रखा है तो ये सारे क्या हो गए, हमारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और वहीं दीज ब्रिक आर वीक इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू एब्राशन। एब्राशन मतलब जो ऐसा एकदम सडन हमारा लोड लगता है, घिसाई वाला लोड लगता है। अगर मैं इस पर घिसती हूँ तो इनके कोने क्या होते हैं, घिसाते हैं, मतलब ये एब्राशिंग लोड होता है। ठीक है। अगर दीज ब्रिक आर ब्रिक इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस, किस प्रकार के रेजिस्टेंस को ये नहीं कैरी कर सकती, एक तो एब्रासिव रेजिस्टेंस को, एंड हैंस दे कैन नॉट बी यूज्ड, क्या लिखा हुआ ये, पेविंग मटेरियल, मतलब हम इसको अपने रोड बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमारा एब्राशन रेजिस्टेंस को ये ऑफर नहीं करते। कौन सी, ये ब्रिक है ना। दीज ब्रिक कैन नॉट बी यूज फॉर फाउंडेशन वर्क, मतलब ये वाली ईंट को हम फाउंडेशन के वर्क में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेस वाटर रेजिस्टेंस होती है हमारी क्ले ब्रिक की कंपैरिजन में। यहाँ पर वाटर रिपेलेंट थी। ठीक है, वाटर रिपेलेंट
अलग होती है कि हमारी सरफेस पे आकर के वो दूर करती है वाटर को, मतलब वाटर को अपनी सरफेस पे टिके नहीं रहने देती है। मगर अगर अपन इस ब्रिक को पानी के अंदर ही, जैसे हमारा वाटर टेबल जब पूरा अप हो जाता है उसमें इसको रख देते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये ब्रिक काम नहीं देती हमारी क्ले ब्रिक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? आई कि नहीं? यस मैडम। फोर्थ पॉइंट हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। वेयर सुटेबल क्ले फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्ले ब्रिक इज अवेलेबल इन plenty, these brick will prove to be uneconomical। अगर हमारे सामने क्ले ब्रिक भी अवेलेबल है प्लेंटी अमाउंट में, और ये वाली ब्रिक की बात होती है, वेयर सुटेबल क्ले, अब मैं नहीं दूंगी। क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी क्ले ब्रिक भी मौजूद है प्लेंटी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और हमारी ये ब्रिक भी है, तो हमको ये वाली ब्रिक जो है अनइकोनॉमिकल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें दूसरी ब्रिक कम भाव में उपलब्ध है। ठीक है, और उसके मतलब हमारी क्ले ब्रिक और इसका अगर हम कंपैरिजन करते तो कोई ब्रिक हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हमको इस ब्रिक से नहीं मिल रहे। ठीक है, however it may be noted that there is reduction in cost construction to extended about 40% due to various factors such as less wastage during handling and transportation। इस वाली ईंट में हमारा जो है 40% के अराउंड हमारा रिडक्शन होता है, किसमें? कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट, मतलब अगर हम पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका अगर हम अनुमान लगाए तो 40% के अलॉन्ग हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम बैठेगा। क्यों कम बैठेगा? क्योंकि ये लेस वेस्ट करती है ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग मतलब अगर हम लगाते हैं हाथ से छूट जाती तो ये अगर कितनी थोड़ी सी हार्ड रहती है, कैसे कि इनके कोनों पे नुकसान नहीं होता, मतलब हैंडलिंग में हमारा वेस्टेज नहीं होता है, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर हम परिवहन करके इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो भी इसमें कोई भी वेस्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। हमको मेंटेनेंस करने में इसमें कम पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी नुकसान नहीं पहुंचती है या फिर ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती। एंड अवॉइडिंग द प्रोविज़न ऑफ फेसिया स्टोन। ये देखो, ये पीछे बैक में दिख रहा है क्या आपको? दिख रही है ये बारीक बारीक स्टोन की पिचिंग, मतलब किसी वॉल पे हम स्टोन की पिचिंग करते हैं, मतलब पूरी वॉल स्टोन की नहीं बनाते, हम झीरी कर करके हमारी ईंटों के अंदर स्टोन को पिच्ड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब प्लास्टर करने के बजाय हमने स्टोन को पिच्ड कर दिया। मगर इसका पर्पस क्या रहता है कि हमारी किसी भी वॉल को अगर सुंदर दिखाना है,
जैसे उदाहरण के लिए ये वाली मेरी वॉल है, तो ये मैं ईंट लगी हुई है अपनी, है ना, ईंट के अंदर मैं स्टोन फिट करने के लिए या चिपकाने के लिए ब्रिक के अंदर मैं झीरी कर दूंगी और स्टोन की पिचिंग कर दूंगी, तो वो कैसा लगेगी, सुंदर लगेगी या दिखने में अच्छी रहेगी। तो इस चीज़ में या तो मेंटेनेंस करने में या फिर फेशिया स्टोनिंग करने के लिए, जैसे अगर मेरे को ब्रिक की वॉल को और सुंदर दिखाना तो स्टोन की पिचिंग करूँगी। अगर वो चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ ऑलरेडी अपने आप में सुंदर दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंट कलर की होती है, तो हमको किसी भी प्रकार के फेसियल स्टोन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब सीधे सीधे बोल रहे अवॉइडिंग द प्रोविज़न ऑफ फेसियल स्टोन, मतलब हम इन वॉलों पर कोई भी फेसियल स्टोन लगाने के लिए, मतलब फेसियल स्टोन मतलब फेस पे स्टोन की पिचिंग करना, ठीक है, आ रहा है आप समझ में। रिडक्शन इन कॉस्ट मेंटेनेंस, मतलब अगर हम मरम्मत का कार्य करते हैं इन वॉलों पे जो हमारी सैंड लाइम की बनी हुई है, तो वो भी हमारा कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मरम्मत कम लगती है और किसी भी प्रकार का हमको आर्किटेक्चर व्यू देना है तो हमको स्टोन की पिचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में एक ग्रेट अपीयरेंस लेके रहती है, अलग अलग कलर की रहती है और टेक्सचर भी इसका स्मूथ रहता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मोटार, अपने मोटार की कॉस्ट में रिडक्शन होता है, कमी होती है, क्यों, एज क्वालिटी ऑफ मोटर रिक्वायर्ड इज लेस कंपेयर टू बी कन्वेंशनल ब्रिक, कन्वेंशनल क्ले ब्रिक, हमारी जो पहले से चली आ रही हुई ट्रेडिशनल ब्रिक है उससे, उसमें जितना मोटर लगता है उतना क्वांटिटी का मोटर हमको सैंड लाइम ब्रिक में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक तो स्मूथ है, दूसरी चीज़ ये अपने आप में ड्यूरेबल है, टिकाऊ है और मजबूत है। इन कारणों से हमारी जो सैंड लाइम ब्रिक है उसमें हमारी मोटर की लागत भी कम हो जाएगी। रिडक्शन इन वॉल थिकनेस बिकॉज ऑफ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन ब्रिकों की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारी जो ब्रिक आती है उसकी अपेक्षा में ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये हमारी सैंड लाइम से बनी हुई है, सैंड हमारे क्ले पार्टिकल नहीं रहते, हमारे कुछ ना कुछ बड़े पार्टिकल रहते हैं, सैंड दरदरे रहते हैं और हमारी क्ले कैसी रहती है, पाउडरी रहती है, ठीक है। तो हमारे अगर मटेरियल में जितना मोटा या जितना डेंस मटेरियल यूज़ होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो इस प्रकार से हमारी इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हाई रहती है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो वॉल की थिकनेस है, दीवार की मोटाई है, उसमें भी हम कमी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो सुबह एक पॉइंट बताया था मैंने, कारपेट एरिया हमारा हर रूम का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो हमारा ओपन एरिया है कारपेट एरिया, तो क्या करेंगे हम, ये दीवार की थिकनेस हो गई कम तो एरिया क्या होगा, हमारे फ्लोर एरिया में बढ़ जाएगा। इन हिसाब से हमारा क्या होता है, कारपेट एरिया हर रूम का बढ़ जाता है अगर हम इन ईंटों को यूज़ करते हैं। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हायर है, तो हम पतली दीवार भी बना सकते हैं यूनिटों की। आई बात समझ में। अब आता है सेविंग ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बिकॉज ऑफ स्मूथ फिनिश, इसमें हमको किसी भी प्रकार की प्लास्टरिंग करने की कोई इतनी एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं होती है। कारण ये है क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी जो ब्रिक की जो सरफेस रहती है वो कैसी रहती है, स्मूथ फिनिश वाली रहती है, तो हमारा काय में सेविंग हो रहा है, हमारी प्लास्टर की कॉस्ट में। अगर देखा जाए तो हमको इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, मतलब अगर हम उसको यूज़ करते अपने ट्रेडिशनल ब्रिक को या फिर सैंड लाइम ब्रिक को यूज़ करते तो हमको इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए उन ब्रिक की अपेक्षा में हमको 40% कॉस्ट का इसमें मुनाफा हो रहा है, प्लस हमको एरिया भी हर रूम में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये ईंट किसी है मजबूत टाइप की है। अब देखते हैं यूजेस। द सैंड लाइम ब्रिक आर यूज्ड इन ऑर्नामेंटल वर्क, कैसे वर्क में यूज़ की जाती है, ये कुछ स्पेशल चीज़ बनाने में या फिर कुछ ऐसी इमारत बनाने में या फिर हमारे ऑर्नामेंटल वर्क, नक्काशी वाले वर्क होते हैं वहाँ पर हम इन ईंटों का यूज़ करते हैं। एंड दे कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक्स इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री,
और बिल्डिंग इंडस्ट्री मतलब जो बिल्डिंग बनती है उस जगह पर हम इनको ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जर्मनी हैज़ मोर देन 200 फैक्ट्रीज ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस ब्रिक। जर्मनी में 200 फैक्ट्रीज हैं इन ब्रिकों को बनाने की। इन अदर कंट्रीज इन विच द सैंड लाइम ब्रिक इंडस्ट्री इज वेल एस्टेब्लिश्ड इंक्लूडेड यूके, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, मंगोलिया, वियतनाम, बुल्गारिया, फिनलैंड, चिली, कुवैत, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट ऑफ नेशन। मतलब इंडिया छोड़ करके अधिकतर सारी कंट्रीज में इन ब्रिकों का उपयोग होता है। ठीक है। मतलब ये ब्रिक जो है वाइडली यूज होती है। कौन सी? सैंड लाइम ब्रिक। दीज ब्रिक हैव नॉट येट बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। ठीक है। इंडिया में ये वाली ब्रिक पॉपुलर नहीं है। किसको छोड़ के? केरला को छोड़ के। केरला स्टेट में ये वाली ब्रिक चलती है और बाकी सारी जगह पर इंडिया में ये ब्रिक पॉपुलर नहीं है। वेयर सम स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दीज ब्रिक। कहीं कहीं हमारे इंडिया में इन ब्रिकों का यूज़ करके हमारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हैज़ नॉट बी पॉसिबल इन आवर कंट्री ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कैपेसिटी प्रेस। ये वाली ब्रिक हमारे यहाँ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कैपेसिटी प्रेस के कारण से हम इसको अपनी कंट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है। ऑलमोस्ट ब्रिक वाला पार्ट होता है अपना मंगल। मतलब ब्रिक में जो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हो, बस हमको इसके प्रैक्टिकल करने। बाकी ईंट के बारे में हम